डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम बलराज है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं दिल्ली छोड़कर अब बेंगलोर आ गया था क्योंकि दिल्ली में मेरा मन अब नहीं लगा करता था। मेरे खिलाफ एक झूठा केस बनाया गया था। उस रोज उस लड़की का कत्ल किसने किया किसी को नहीं पता था। मैं बस उस सुनसान सड़क पर चले जा रहा था और मेरे जूतों के निशान शायद वहां पर आ गए। शायद मेरा सामान भी वहां पर गिर गया था, इसलिए मुझे ही दोषी माना गया था। केस चला, लेकिन बाद में सारे सबूत मेरे खिलाफ नहीं निकले। धीरे धीरे पुलिस जानती गई वहां उस लड़की का कत्ल किसी और ने किया था। मैं बच गया, लेकिन लोग मुझे दोषी की नज़र से देखते थे। अगर किसी पर केस चल जाए तो लोगों को लगता है कि वही दोषी है, भले ही वो बचकर बाहर आ जाए, लेकिन सबको लगता ही रहता है उसने भी कोई ना कोई दोष तो किया है। मेरी गलती बस इतनी थी कि उस रात मैं अकेला रहना चाहता था। मैं सड़क पर चलना चाहता था और मैं चले जा रहा था, वहां कोई नहीं था। एक चीख की आवाज आई थी और मैं डरकर उस तरफ भागा था। यह किसी लड़की की चीख थी। मैं दूर दूर तक देख पाया था, मुझे कोई नजर नहीं आया। मैं मदद के लिए गया था, लेकिन उस लड़की की चीख कहां से निकली थी मैं समझ नहीं पाया। मैंने इधर उधर देखा, मुझे कोई नहीं दिखा। इसी कारण मैं आगे की तरफ बढ़ गया। शायद मैं उस लड़की की मदद कर सकता था, शायद मैं उसे बचा सकता था, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। अंधेरे में सबको डर लगता है। मैं आगे की तरफ बढ़ गया। शायद उस कातिल ने उस लड़की को वहां पर दबोच रखा था। उसके गले पर उंगलियों के निशान पाए गए थे। उसको सांस रोक कर मारा गया था। शायद उस अंधेरे में जब मैं वहां पर गया था वो उसे पकड़े होगा। मैं इधर उधर देख रहा था, मुझे वो दिखा नहीं। बाद में जब मेरे पैरों के निशान वहां पर मिले तो मुझ पर केस चलाया गया। कई सबूत मेरे खिलाफ थे, लेकिन धीरे धीरे पुलिस ने यह जान लिया मैंने कत्ल नहीं किया था। मैं बेगुनाह साबित हो गया और मुझे कोई सजा नहीं हुई। लेकिन मैंने दिल्ली में रहना छोड़ दिया। मैं बेंगलोर में आ गया था। यहां पर आकर मुझे एक परेशानी का सामना करना पड़ा। यहां पर नौकरी ढूंढना कितना मुश्किल है मुझे अब पता लगा था। जिस शहर में आप हमेशा से रह रहे हों, वहां छोड़कर किसी नए शहर में जाना काफी मुश्किल भरा होता है। आपको अच्छा काम नहीं मिलता, आपको मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। यहां पर मैंने एक कमरा ढूंढ लिया था जिसका किराया ज्यादा था। मैं वहां भी रह नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही थी। मैंने कई जगह हाथ पैर मारे, नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही थी। अखबार में हर रोज मैं इश्तिहार देखा करता, कहीं ना कहीं से मुझे कोई नौकरी मिल ही जाए, कोई मेरी मदद कर दे। लेकिन इस शहर में मुझे जानने वाला कोई नहीं था और दिल्ली में मैंने अपने सब दोस्तों को छोड़ दिया था। मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। शायद वो केस जो मुझ पर चलाया गया था उसने मेरी जिंदगी को बदल दिया था। अब मैं साधारण जिंदगी नहीं जी पा रहा था। उस जिंदगी को छोड़कर यहां नई जिंदगी बिताने आया था और मुझे काम नहीं मिल रहा था। मेरे पास जो पैसे थे वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे। लेकिन एक दिन अखबार में मुझे एक इश्तिहार दिखा। ये सिक्योरिटी गार्ड का इश्तिहार था। एक तरफ बहुत पुरानी बिल्डिंग्स थीं जहां पर बहुत कम लोग रहा करते थे। वहां पर मुझे सिक्योरिटी गार्ड का काम मिलने वाला था। मुझे यकीन था। मैं वहां पर पहुंचा और सच में मुझे काम मिल ही गया। सुबह से मुझे लग रहा था मुझे काम मिल जाएगा और यहां मेरे मन की तमन्ना पूरी हो गई। उस आदमी ने मेरा इंटरव्यू लिया। मैं थोड़ा जल्दबाजी में था क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं और कोई आ गया
तो मुझे इस काम से हाथ धोना पड़ सकता है। मैं जल्दबाजी दिखा रहा था, लेकिन वो आदमी मेरी आंखों में देख रहा था। वो जानना चाहता था मेरा स्वभाव कैसा है। उसने मुझे सारा काम समझा दिया और मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी। उसने कहा कि मुझे सारा सामान लेकर यहीं बिल्डिंग के अंदर रहना होगा। मुझे सिर्फ रात के वक्त ही यहाँ पर सिक्योरिटी करनी होगी। यहाँ पर सारा सामान खुद ब खुद मिल जाता है। तुम्हारे कमरे में सारा सामान पहुंचा दिया जाएगा। तुम्हें बस इस इलाके को नहीं छोड़ना है। आगे वाले गेट से बाहर कभी नहीं निकलना है। दिन के वक्त तुम सो सकते हो, रात को तुम्हें चौकीदारी करनी होगी। दिन के वक्त यहाँ पर कोई भी चौकीदारी नहीं करता। बस तुम्हें यही काम करना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है। उस व्यक्ति ने बड़ी ही भारी आवाज में मुझे सिर्फ एक काम पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कहा था। उस व्यक्ति ने बताया कि इस बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोग इसे छोड़कर जा चुके हैं। ये बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है, इसलिए मेरा काम इसकी चौकीदारी करना है। कोई भी यहाँ पर अंदर आने ना पाए और कोई खास तौर पर यहाँ से बाहर जाने ना पाए। उसने कई बार इस लाइन को रिपीट किया था, बाहर मत जाने देना, किसी को बाहर मत जाने देना। यहाँ पर जो भी रह रहा है उसे यहाँ पर खास काम के लिए रखा जाता है। जिस तरह से तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, उसी तरह से किसी और को भी यहाँ से बाहर नहीं जाने देना है। यहाँ हर किसी को यही बताया गया है, बाहर नहीं जाने देना है, किसी को भी बाहर मत जाने देना। मैं इस लाइन को सुन सुनकर पक गया था। बार बार वो इस शब्द को कहता जा रहा था। उसने कहा, तुम भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे, कोई तुम्हें भी बाहर नहीं जाने देगा। यही रूल है। बाहर से जो भी आता है सामान देकर चला जाता है। जब तक नौकरी पर रहोगे यहाँ अंदर ही रहोगे। मैंने मन बना लिया था, अगर मुझे सारा सामान यहाँ पर मिल जाएगा तो मुझे पैसा खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। खाने का सारा सामान, दूध वगैरह सब कुछ मुझे यहाँ पर मिल जाएगा तो मेरे लिए और अच्छा हो जाएगा। वैसे भी मेरे दोस्त तो कम हैं, बाहर मैं निकलता नहीं। जब से वो हादसा हुआ है मैं घर के अंदर बंद बंद सा रहता हूँ। यहाँ पर तो पूरा इलाका मुझे मिलेगा। मैं खुश था। मैंने उस आदमी से हाथ मिलाया और वो भी खुश नजर आ रहा था। उस आदमी ने जाते जाते मुझे कहा, मैं अब शायद तुम्हें कम ही मिलूंगा। सारा काम तुम समझ लेना, खुद ही डायरी लगा लेना, बस चौकीदारी करनी है। तुम थोड़ा सोना भी चाहते हो तो रात को सो सकते हो, लेकिन किसी को बाहर मत जाने देना। इस शब्द ने मुझे थोड़ा सा परेशान कर दिया था। उस दिन पूरी इंटरव्यू हुई। मैं घर चला गया। मैंने सारा सामान पैक किया और मैं उसी कॉलोनी में आ गया था। वहां कई बिल्डिंग्स थी जो 4 दीवारी से घिरी हुई थी। उससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो बड़ा सा गेट। वो भारी गेट काफी ऊंचा था। शायद इस शहर में इससे ऊंचा गेट किसी भी कॉलोनी, किसी भी बिल्डिंग के बाहर की 4 दीवारी पर नहीं होगा। बहुत ही अजीब सा था। उस पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी। उस गेट से अंदर जाते वक्त मुझे बहुत ही अजीब सा एहसास हो रहा था, लेकिन मुझे मन में एक खुशी हो रही थी। मैं यहाँ अंदर जाऊंगा, बाहर निकलने का मेरा मन नहीं करेगा। उस गेट से अंदर जाते वक्त मैं इधर उधर देख रहा था। वहां हर तरफ सफाई ही सफाई थी, लेकिन कोई भी मुझे नजर नहीं आ रहा था, ना ही वो जिसने मेरी इंटरव्यू ली थी। वहां बिल्डिंग में सबसे नीचे मुझे एक कमरा दे दिया गया था। उसकी चाबी मुझे पहले ही पकड़ा दी गई थी। उसे ढूंढने में मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। मैंने जैसे ही उसका दरवाज़ा खोला, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। बहुत ही सुंदर सा बेड लगा हुआ था। अंदर सारा सामान रखा गया था। वहां हर चीज़ थी, लेकिन टीवी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर की दुनिया से जुड़ना यहाँ पर बहुत मुश्किल होने वाला है। मैं बाहर जा नहीं पाऊंगा और यहाँ पर टीवी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ किसी और चीज़ से मन को बहलाया करूँगा। उस दिन मैं वैसे ही सो गया था क्योंकि मुझे थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। मैं सामान इसी तरह से बैग्स में भर कर लेकर आया था। उस सामान को मैंने उस अलमारी में टिका दिया था। दिन के वक्त मैं सोता नहीं, लेकिन उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ चुकी थी। रात के लगभग 8 बजे मेरी नींद खुल गई थी। मुझे बताया भी इसी तरह से गया था
कि रात के 8 बजे से ड्यूटी शुरू होगी जो सुबह 6 बजे तक चलेगी। ये भी सही समय था। मुझे उठकर ड्यूटी करनी थी और मुझे कोई खास कपड़े नहीं दिए गए थे। मैंने जो कपड़े पहन रखे थे उसे पहनकर मैं सीधा गेट की तरफ चल पड़ा। सबसे पहले तो मेरा काम यही था कि मैं देखने की कोशिश करूं यहाँ पर कौन कौन रहता है। मुझे बताया गया था यहाँ रहने वाले इस बिल्डिंग को छोड़कर जा चुके हैं। फिर भी वो आदमी मुझे कह रहा था किसी को बाहर मत जाने देना। आखिर वो किसकी बात कर रहा था? अगर कोई यहाँ पर रहता ही नहीं तो बाहर जाने से रोकना किसे है? मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल थे, लेकिन उसका जवाब धीरे धीरे ही मिलना था। दिन बहुत थे मेरे पास करने के लिए कोई खास काम नहीं था। लगभग रात के 10 बजे तक मैं उसी गेट के पास रहा। मैं बाहर की तरफ झांकता रहा। शायद बाहर की गली में कोई तो निकलता होगा। बाहर कोई भी नहीं था। पूरा अंधेरा, जैसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। 10 बजे के करीब मैंने सोचा कि मैं इधर उधर घूमकर ये देखता हूं कि यहां पर है क्या क्या। यहां कितनी सारी बिल्डिंग्स थी। इस 4 दीवारी के अंदर बहुत कुछ था। एक तरफ गार्डन बना हुआ था, एक तरफ प्लेवे बना हुआ था जिसमें बच्चों के खेलने वाले बड़े बड़े झूले बनाए गए थे। मैं उस तरफ भी देखने के लिए गया। उसकी पूरी तरह से सफाई हो चुकी थी। वो झूले ऐसे लग रहे थे जैसे बच्चों ने वहां पर खेला हो। वहां पैरों के निशान बने हुए थे। मेरे कदम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। दूर दूर तक मुझे रोशनी नजर नहीं आ रही थी। उस बिल्डिंग की हर खिड़की की तरफ मैं देख रहा था, कहीं पर भी रोशनी नहीं जल रही थी। जरूर ही वहां पर कोई नहीं रहता होगा। बिल्कुल सन्नाटा था। हर रोज शायद मुझे इसी तरह से दिन निकालना होगा। लेकिन लगभग 12 बजे एक बिल्डिंग से अजीब सी आवाज आने लगी। ये कुछ खटखटाने की आवाज थी या किसी कील के ठोकने की आवाज थी। मैं उस आवाज को सुन सुनकर पक सा गया था। मैं सोचने पर मजबूर हो गया था कि वहां पर अगर कोई रहता ही नहीं तो ये आवाज कहां से आ रही है। क्या मुझे वहां पर चलकर देखना चाहिए? मेरे मन में ख्याल तो बहुत सारे थे, लेकिन मैं मान नहीं रहा था। ज्यादातर काम तो मेरा गेट पर होता है। क्यों मैं बिल्डिंग के अंदर जाकर देखूं, जबकि इसके बारे में मुझे पहले से बताया भी नहीं गया है। मैंने सोचा यहीं पर बैठकर इस रात को निकाल देता हूं। सच में मैंने वही किया। उस रात मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि बैठे बैठे पूरी रात गुजार दी। लगभग सुबह होने से पहले मैं अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। पूरी रात जागा था मैं, इसलिए अब मुझे नींद आ रही थी। पहले तो मैं अपने कमरे में गया। फ्रिज में वहां पर सारा सामान रखा गया था जो पहले इतना ज़्यादा नहीं था। कब कोई मेरे कमरे के अंदर आया और अंदर आकर सामान रखकर चला गया, मुझे इस चीज़ की हैरानी थी। रात को अंदर आते मैंने किसी को नहीं देखा। जब दिन के वक्त मैं सो रहा था तब भी थोड़ी सी आवाज़ से भी मैं उठ जाता हूँ, कोई नहीं आया होगा। ये सामान कब रखा गया? ये सोचने वाली बात थी, लेकिन नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी तो मैं खाना खाकर सो गया। लगभग दोपहर के समय मेरी नींद खुली। मेरा मन कर रहा था कि उठकर बाहर घूम कर आऊं, लेकिन थोड़ी सी थकान थी। फिर से मैंने खाना खाया और उसके बाद मैंने बाहर घूमने की सोची। दिन की रोशनी में मुझे कोई ना कोई तो मिलेगा जिससे मैं बात कर पाऊंगा। यहाँ कोई ना कोई तो रहता होगा। कौन है जो मेरे कमरे में आकर सामान रख कर चला जाता है? उसके बारे में भी मुझे जानना होगा। मैं अपने कमरे से बाहर आया, इधर उधर देखने लगा। सूरज की रोशनी में वो इमारतें बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरी लग रही थी। रात के अंधेरे में वो ज़्यादा नज़र नहीं आती। दूर दूर तक इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं है कि उसे साफ साफ देखा जा सके। मैं इधर उधर गार्डन और प्लेवे में घूमता हुआ अलग अलग बिल्डिंग में जा रहा था। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर अलग अलग कमरों और फ्लोर में जा रहा था, देखने की कोशिश कर रहा था यहाँ मौजूद क्या क्या है। उस खाली इमारतों में मुझे ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आया। वो खाली पड़ी इमारतें बिल्कुल सन्नाटे से घिरी हुई थी। वहाँ पर तो चिड़ियों की आवाज़ तक नहीं आती। मैं अकेला हर सीढ़ी पर चढ़ता और मेरे पैरों की आवाज़ वहाँ गूंजती जाती। इसके सिवा वहाँ कोई आवाज़ नहीं थी, कोई इंसान नहीं था। वो काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स थी।
इसलिए 1 घंटे में मैं वहाँ पूरा घूम नहीं सकता था। उस 4 दीवारी के अंदर घूमने में भी कई घंटे लग सकते हैं। वो बड़ी सी कॉलोनी थी जो पूरी तरह से खाली नजर आ रही थी। मैं फिर से कमरे में आकर सो गया। लगभग रात के 8 बजे मैं फिर से तैयार हो चुका था अपनी ड्यूटी करने के लिए। फिर से मैं उस गेट के पास पहुंच गया। वहां जाकर मैं बैठ गया, इधर उधर देखने लगा। मैं ये सोच रहा था हर रोज मुझे ऐसा ही करना होगा। लेकिन लगभग 10 बजे के करीब फिर से एक बिल्डिंग से वो खटखट की आवाज आने लगी, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। यह बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग से आ रही आवाज थी। पीछे वाली बिल्डिंग्स बहुत दूर थी। अगर वहां से आवाज आती तो मुझे सुनाई दे जाती। मुझे आज लग रहा था कि जाकर मुझे देखना ही चाहिए। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उस बिल्डिंग की तरफ गया। मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था तो वो आवाज ऊंची होती जा रही थी क्योंकि मैं उसके करीब जा रहा था। जैसे ही मैं उस फ्लोर पर पहुंचा जहां से आवाज आ रही थी, वो आवाज एक झटके में जैसे बंद सी हो गई, जैसे उसे पता लग गया हो कि मैं वहां पर पहुंच गया हूं। मैं कमरा ढूंढने की कोशिश कर रहा था जहां से आवाज आ रही हो। यहां अंदर ज्यादा अंधेरा नहीं था, कुछ बल्ब थे जो मध्यम मध्यम से चल रहे थे। इसी कारण वहां पर थोड़ी सी रोशनी थी। मैं हर कमरे के पास जा रहा था ताकि मुझे पता लग जाए कि आवाज कहां से आ रही थी और वो आवाज किसकी थी। यहां हवा तो चल नहीं रही जिस कारण वो आवाज आ रही हो। जरूर कोई ना कोई तो होगा। क्या कोई बिल्ली हो सकती है? इसी तरह से मैं अलग अलग कमरों में गया, लेकिन अब वो आवाज नहीं आ रही थी। मैंने सोचा शायद वो आवाज बंद हो गई होगी। मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ा तो पीछे से फिर से आवाज आना शुरू हो गई। मेरी नजर सबसे पहले एक कमरे की तरफ गई। वो कमरा था रूम नंबर 10। उसी से आ रही थी वो आवाज। मैंने देखा उसके नीचे से मध्यम मध्यम रोशनी निकल रही है। जरूर अंदर रोशनी जलाई जा रही होगी। उससे वो खटखट की आवाज काफी देर तक आती रही, लेकिन मैं जैसे ही उस दरवाजे के पास पहुंचा वो आवाज आना बंद हो गई। मैं थोड़ा सा परेशान था। यहां पर तो कोई नहीं रहता तो ये आवाज कौन कर रहा है? मैंने सोचा दरवाजा खोलकर देखता हूं, लेकिन उससे पहले दरवाजे को खटखटाना होगा। मैं उस दरवाजे के पास पहुंच गया था। मैंने उस दरवाजे को खटखटाया ताकि जो भी अंदर है वो जान जाए मैं इस दरवाजे को खटखटा रहा हूं। लेकिन अंदर से फिर से खटखट की आवाज आने लगी। अंदर से और भी आवाजें आ रही थी, जैसे अंदर कई लोग हों। थोड़ी थोड़ी सी बोलने की आवाज आ रही थी, लेकिन वो दबी दबी सी आवाज थी। मैं उस दरवाजे को खोलने के लिए तैयार था। मैंने हैंडल पर हाथ रखा और तभी मुझे पीछे से किसी ने आवाज लगाई, रुक जाओ, खोलना मत। यहां जब आपको लग रहा हो कोई मौजूद नहीं है, अचानक से आई पीछे से आवाज आपको किस तरह से डरा देती है, मैं जान गया था। मेरा हाथ कांप गया था। उस हैंडल को मैंने एक झटके में छोड़ दिया। मैं पीछे की तरफ जा चुका था। मेरी नजर उस आदमी पर पड़ी। वो आदमी मुझे घूर रहा था। उसने कहा, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? मैंने यही सवाल उससे पूछा, आखिर तुम कौन हो और यहां पर क्या कर रहे हो? उसके बाद उसने कहा, मैं चौकीदार हूं, पीछे वाले छोटे गेट का चौकीदार हूं। यहां से काफी देर से आवाज आ रही थी, इसलिए मैं इसे देखने के लिए आ गया। इसके बाद मैंने उसे कहा, मैं उस बड़े गेट का चौकीदार हूं सामने। मुझे नहीं पता पीछे कोई छोटा गेट भी है। मुझे लग रहा था यहां पर सिर्फ एक ही गेट है। इसके बाद उसने कहा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या करने वाले थे तुम? मैंने उसे कहा, दरवाजा खोल रहा था, अंदर से आवाज आ रही है। मुझे लग रहा है शायद अंदर कोई है जो फंसा हुआ है। मैं सोच रहा था उसे निकालूं, उसे बचाऊं। उस आदमी ने कहा, ऐसी गलती मत करना। तुम्हारी इंटरव्यू हुई थी या ऐसे ही काम पे लग गए? उस आदमी ने बताया नहीं। किसी को बाहर मत आने देना। तुमने इस बात को समझा नहीं? वो मेन गेट की बात नहीं कर रहे थे, हर दरवाजे की बात कर रहे थे। किसी को बाहर मत आने देना, समझे? कभी भी किसी दरवाजे को खोलना मत, ऐसी गलती मत करना। उसकी इस बात को सुनकर मैं थोड़ा सा घबरा गया था। किसी को बाहर मत जाने देना, यही शब्द कहे गए थे।
मैं सोच रहा था वो बड़े गेट की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या किसी भी दरवाजे को नहीं खोलना है, किसी को बाहर नहीं जाने देना है? यहां पर लोग कैद हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं डरा हुआ था। मैं काम से निकाला नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैंने कदम पीछे बढ़ाए और सीढ़ियां उतरकर मैं उस बिल्डिंग से बाहर आ गया। वो आदमी भी मेरे साथ ही था। हम दोनों उस बिल्डिंग से बाहर आ गए थे। मैं उस व्यक्ति का परिचय चाहता था। उसने बताया उसका नाम राहुल है, वो भी यहाँ पर काम पर लगा है। पीछे की तरफ एक छोटा सा गेट है और वो उसकी रखवाली करता है। वो रात के समय वहां पर जाता है और दिन के वक्त अंदर ही सोता है। सारा सामान उसके कमरे में मिल जाता है। मैंने भी उससे पूछा आखिर वो सामान रखकर कौन जाता है। उसे इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन वो भी खुश था कि उसे भी कुछ अच्छा मिला है, क्योंकि उसे इससे पहले अच्छा काम नहीं मिल रहा था। इसके बाद उसने विदा ली, क्योंकि उसे अपनी जगह पर जाना था और मैंने भी उससे कहा कि मुझे अपनी जगह पर जाना है। वो दूसरी तरफ चला गया और मैं इस गेट की तरफ चल पड़ा। मुझे दूर से वो बिल्डिंग्स नजर आ रही थी, जहां पर कुछ खिड़कियों पर आज थोड़ी थोड़ी रोशनी नजर आ रही थी। यहां शायद कोई ना कोई आया होगा। यकीनन यहां पर लोग रहते तो होंगे, लेकिन वो यहां से जा चुके होंगे। आखिर मालिक तो वो इनके होंगे, कभी कभी आते भी होंगे। अब तक तो कोई नजर नहीं आया है इस व्यक्ति के सिवा। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे इसी तरह से काम संभालना होगा। जैसे ही मैं अपनी कुर्सी पर आया, उस बिल्डिंग से फिर से वैसी ही आवाज आना शुरू हो गई। मैं फिर से सोचने पर मजबूर हो गया, आखिर उस घर के अंदर कौन होगा जो इस तरह की आवाज लगा रहा होगा या आवाजें कर रहा होगा। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा इधर उधर देख रहा था और उन आवाजों को इग्नोर कर रहा था। मैं वहां पर जाना ही नहीं चाहता था। वो आवाजें धीरे धीरे ऊंची जरूर हो रही थी, लेकिन मेरा ध्यान उस तरफ जा नहीं रहा था। मैं उन बिल्डिंग्स की तरफ देख रहा था जहां पर आज कई खिड़कियों पर रोशनी जल रही थी। एक खिड़की पर बार बार रोशनी जलती और बंद हो जाती। इसी तरह से बार बार होता जा रहा था। मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था, क्यों कोई बार बार रोशनी जला रहा है और बंद कर रहा है? वो करना क्या चाहता है? आखिर वो कोई इशारा तो नहीं कर रहा? मैं बार बार देख रहा था। लगभग रात के 3 बजे तक वो रोशनी इसी तरह से होती रही। बाकी खिड़कियों से वो रोशनी बंद हो चुकी थी। वो अकेली खिड़की थी जहां पर वैसी रोशनी हो रही थी। ये इस तरह था जैसे कोई कोड हो। 3 बार रोशनी जलती, उसके बाद काफी समय तक नहीं जलती, फिर 2 बार जलती। इसी तरह पैटर्न रिपीट होता जा रहा था, जैसे कोई रोशनी बंद कर करके इशारा कर रहा हो। मैंने सोचा क्यों ना उस बिल्डिंग में जाकर देखूं, थोड़ी आवाज लगाकर देखूं। हमें कहा गया है किसी को बाहर मत जाने देना। मैं बाहर नहीं जाने दूंगा, लेकिन वहां जाकर पता तो करूं आखिर माजरा क्या है। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उस बिल्डिंग की तरफ जा रहा था। वो अब भी रोशनी इसी तरह से जला रहा था। जैसे जैसे मैं बिल्डिंग के करीब गया, वो और भी तेज होता गया, जैसे उसे पता लग रहा हो मैं करीब आ रहा हूं। वहां खिड़की पर कोई नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर जाते वक्त मुझे लगा जैसे अंदर से आवाजें आ रही हों। वहां कई लोगों की आवाजें थी जो काफी मध्यम थी। वो आ कहां से रही थी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जैसे हर कमरे से कई लोगों की आवाज आती, एक जैसी हर कमरे से। मैं सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर जा रहा था। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मैं वहां पर पहुंच गया हूं। शायद वो 10वीं मंजिल थी। 10वीं मंजिल तक पहुंचने में मेरी टांगों की जैसे बस हो गई थी। फिर भी मैं वहां पर पहुंचा। मैं उस कमरे तक पहुंच गया था जहां से वो रोशनी जल रही थी। मैंने उस दरवाजे के नीचे वो जलती हुई रोशनी देखी। वो इसी तरह से चल रही थी, बंद हो रही थी, जैसे कोई इशारा कर रहा हो। मैंने उस दरवाजे को खटखटाया। मैंने पूछना चाहा, अंदर कोई है? ये रोशनी बार बार क्यों जल रही है? क्या कोई परेशानी है? किसी ने आवाज नहीं लगाई, किसी ने कुछ बताया ही नहीं। काफी देर तक मैं वहां पर खड़ा रहा, आवाजें लगाता रहा। मैं तो उस दरवाजे को खोल नहीं सकता था। अगर कोई अंदर से खोल देता तो अलग बात थी।
मैं काफ़ी देर तक वहाँ पर खड़ा रहा। किसी ने कोई आवाज़ तक नहीं दी तो मैं वापस बाहर आ गया। मैं हैरान था क्यों यहाँ पर अजीब सी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कोई अंदर से बाहर निकलता ही नहीं। 2 जगह थी जहाँ से ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन कोई भी मुझे दिखा तक नहीं। ये तीसरी रात थी। आज भी मुझे लग रहा था इसी तरह से खिड़कियों से रोशनी नजर आएगी, खिड़कियों से आवाज़ें आएंगी, लेकिन आज वो आवाज़ नहीं आ रही थी, वो खटखट की आवाज़। ना ही खिड़कियों से रोशनी नजर आई। मैं इधर उधर चलकर देख रहा था, देखूं तो सही पीछे वाली बिल्डिंग्स में भी ऐसा होता है या नहीं। वहाँ बहुत सारी बिल्डिंग्स थीं और पीछे वाली तो सामने से नज़र भी नहीं आती। मैंने सोचा क्यों ना पीछे वाले गेट पर चलकर जाऊं, वहाँ देख कर आऊँ। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। उस गार्डन से आगे निकलकर वहाँ प्लेवे से आगे बढ़कर एक घास की सड़क बनी हुई थी। वहाँ पर मैं कदम बढ़ा रहा था तो नीचे जैसे थोड़ा थोड़ा पानी लगा हुआ था, जिस कारण छप छप की आवाज़ आ रही थी। तभी मेरा कदम एक जगह पर जकड़ा गया। मैंने अपनी नज़रें नीचे की तो मुझे एक हाथ नज़र आया जो ज़मीन से निकलकर मेरे पैर को पकड़ चुका था। मेरे जैसे सीने से जान निकल गई हो। वो अजीब डर का एहसास था। इस अंधेरे में ज़मीन से निकला हुआ हाथ जिसने आपको पकड़ रखा हो, आपको बहुत ज़्यादा डरा देता है। मैंने अपनी टांग को खींचने की कोशिश की, वो हिली तक नहीं। तभी मैंने एक चीख मारी, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी टांग छोड़ी जा चुकी है। मैंने नीचे देखा, ज़मीन में कोई खड्डा नहीं हुआ था, ना ही कुछ नज़र आ रहा था। वो हाथ यकीनी तौर पर ज़मीन से निकला था जिसने मेरी टांग को पकड़ा था। मैं थोड़ा सा घबरा चुका था। मैं इधर उधर देखने लगा, मुझे वहाँ पर और कुछ नज़र नहीं आया। मुझे लगा मुझे भ्रम हुआ है। कल दिन के समय मैं सही से नहीं सोया हूँ, शायद आज मुझे भ्रम हो रहे हैं। मैं यही सोचकर आगे बढ़ गया, लेकिन मेरी नज़रें बार बार उसी जगह पर जा रही थी जहाँ से वो हाथ निकला था जिसने मुझे पकड़ा था। मुझे ऐसा लग रहा था अभी वो कहीं ना कहीं से निकलेगा और मुझे पकड़ लेगा। ये एक डर का एहसास था। मैं पीछे की तरफ अब भी जा रहा था। एक बिल्डिंग के पास से मैं गुजर रहा था, तभी मुझे एक रोशनी नजर आई। एक खिड़की पर एक लड़की खड़ी थी। वो जैसे टॉर्च से नीचे की तरफ लाइट मार रही थी। वो बार बार उस रोशनी को ब्लिंक कर रही थी। मैं वहां खड़ा हो गया। मैंने इशारे में पूछा, क्या चाहिए? वो वैसे ही खड़ी थी, बार बार टॉर्च से मेरी तरफ लाइट मारी जा रही थी। वो मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी, ना कोई इशारा कर रही थी, जैसे वो खिड़की पर जमी खड़ी हो। उसका चेहरा भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। वहां पर थोड़ा सा अंधेरा जरूर था, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी मुझे परेशान कर रही थी। मैं वहां उसको इशारे करता जा रहा था, वो जवाब नहीं दे रही थी। लेकिन तभी मुझे दिखा जैसे उसके पीछे कोई बड़ा सा साया आ गया। उस साये ने उस लड़की को अंदर की तरफ खींच लिया था, जैसे उस लड़की की चीख मुझे बाहर तक सुनाई दी। उस बंद खिड़की ने उस आवाज को दबा दिया, लेकिन फिर भी वो चीख मुझे नजर आई। उसके हाथ से खून निकल रहा था जो उसने उस खिड़की पर लगा दिया था, और उस शैतानी साये ने उसे अंदर की तरफ खींच लिया। मैं डर गया था और मैं पीछे की तरफ भागना शुरू हो गया। वो इंसान नहीं था जिसने उस लड़की को खींचा था, वो जरूर कोई ना कोई शैतान था। मुझे सामने वो छोटा गेट नजर आ रहा था। मेरे गेट से बहुत ज़्यादा दूर था। मुझे भागते हुए भी काफ़ी समय हो गया था। मैं उस गेट के पास पहुंचा। वहां पर मुझे रखी हुई एक कुर्सी नजर आई। आसपास कोई नहीं था। थोड़ी देर तक तो मैं वहां खड़ा रहा। मुझे लगा वो यहां पर आ ही जाएगा, लेकिन 1 घंटे तक वो वहां पर नहीं आया। मैं आवाज़ें लगाता रहा, वो नजर नहीं आया। मैं आसपास भी देखता रहा, वो दिखा ही नहीं। उसकी वहां पर रखी हुई कुर्सी इस बात का सबूत थी कि वो वहां पर बैठता होगा, लेकिन वो आज वहां पर नहीं था। कहाँ गया होगा? काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद भी वो मुझे नहीं मिला, तो मैंने सोचा मैं अपनी जगह पर तो जाता हूँ, शायद वो ही मेरे पास आ जाएगा। कल दिन के वक्त मैं वहां पर जाने की कोशिश करूंगा, ज़रूर वो मुझे मिलेगा।
मैं अलग अलग बिल्डिंग में ढूंढने की कोशिश करूंगा। वापस जाते समय मैं उसी बिल्डिंग के सामने से निकल रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और उसी खिड़की पर रोशनी जल रही थी। वहां पर मुझे वो लड़की नजर नहीं आई, बल्कि वो काला साया वहां खिड़की पर मेरी तरफ घूर रहा था। उसके हाथ में टॉर्च थी। वो टॉर्च की रोशनी मेरी तरफ मार रहा था। वो बार बार उसे ब्लिंक कर रहा था और उसकी लाल आंखें चमक रही थी, जैसे उनके अंदर से रोशनी निकल रही हो। वो मुझे घूर रहा था। थोड़ी देर पहले ही उसने उस लड़की को मारने की कोशिश की थी। इस चीज ने मुझे डरा दिया था। वहां से निकलते हुए मेरे पैर कांप रहे थे। वो मुझे घूर रहा था। मैं जानता था वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। थोड़ा सा मैं आगे निकला तो वो खिड़की से गायब हो गया। अब वो मुझे नजर नहीं आ रहा था। मुझे लगा मेरा पीछा छूट गया उस शैतान से। मैं आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया तो आसपास की झाड़ियों में मुझे आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई चल रहा हो। आसपास कभी इधर कभी उधर, कभी किसी और कमरे से आवाज आती। मैं जिस बिल्डिंग के पास से निकल रहा था, आसपास से आवाज आ रही थी। मैंने देखा वो काला साया एक पेड़ के पीछे से मुझे देख रहा था। उसकी चमकती हुई लाल आंखें मुझे घूर रही थी। मैं डरा सा सहमा सा कदम तेज करने लगा तो वो भी मेरे पीछे पीछे आने लगा। वो जैसे हवा में गायब हो जाता, मेरे करीब से निकलता। वो अब तो मुझे छूने लगा था और मैंने भागना शुरू कर दिया। मैं जिंदा बचना चाहता था। मैं चिल्लाना शुरू हो गया, लेकिन मेरी मदद के लिए यहाँ पर कोई नहीं आने वाला था। मैं भागता गया। वो मेरे पीछे ही था। मैं मेन गेट तक पहुंच गया था। मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता था। आज इसके अंदर शायद मुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। गेट को खोलकर इससे बाहर निकलता हूँ। मैंने गेट को खोलने की कोशिश की। वहाँ पर कोई ताला नहीं था, लेकिन वो कुंडी ही खुल नहीं रही थी। जब इसे बंद किया गया था, बड़ी आसानी से उस कुंडी को लगा दिया गया था, लेकिन आज ये कुंडी खुल नहीं रही थी। मैंने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन वो कुंडी खुली तक नहीं। मुझे यहाँ अंदर ही बचने का रास्ता ढूंढना होगा, ये मैंने सोच लिया। मैं अपने कमरे की तरफ भागने लगा। ज़रूर मैं वहीं पर बच सकता हूँ। ये शैतान मुझे भी नुकसान ज़रूर पहुँचाएगा। मैं किसी तरह से बचता हुआ अपने कमरे में पहुँच गया और मैंने उसकी कुंडी लगा ली। वो बाहर से दरवाजे को खटखटाता रहा। ये आवाज़ वैसी ही थी जैसी हर रोज़ सुनाई देती उस कमरे से। बिल्कुल वैसी ही खटखटाने की आवाज़, बिल्कुल वैसी टक टक की आवाज़। काफ़ी देर तक वो आवाज़ आती रही। मुझे बचने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। अगर वो शैतान कमरे के अंदर आ गया तो मैं क्या करूँगा? क्या मेरे साथ भी कुछ वैसा ही होगा जैसा उस लड़की के साथ हुआ? काफ़ी देर तक आवाज़ आती रही और फिर वो आवाज़ आना बंद हो गई। लगभग 1 घंटे तक आवाज़ नहीं आई और मैं अंदर ही सिमटा बैठा रहा। काफ़ी देर बाद तक आवाज़ ना आने के कारण मैं दरवाजे को खोलने के लिए आगे की तरफ बढ़ा। वहाँ की होल से बाहर की तरफ देखा जा सकता था, तो मैंने देखने की कोशिश की। बाहर कुछ नहीं था, लेकिन जब मैं की होल से बाहर की तरफ देख रहा था, मुझे सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो सांसों की आवाज़ मेरे कान के पास से आ रही थी। कोई तो था जो मेरे पीछे खड़ा था और वो भारी भारी सांसें ले रहा था। इस चीज़ ने मुझे अंदर तक डरा दिया। मेरे सीने से दिल इतनी तेज़ी से धड़क कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था कि मुझे लगा आज मैं बचने वाला नहीं। मैं तेज़ी से मुड़ा तो मुझे पीछे कोई नज़र नहीं आया। यहाँ ज़रूर कमरे के अंदर कोई तो है जो मुझे नज़र नहीं आ रहा। मुझे लगा जैसे पीठ पर किसी ने नाखून के निशान बनाए हों। वो दर्द मुझे महसूस हुआ और मैंने अपनी टी शर्ट उतार दी। मैंने हाथ लगा कर देखा तो पीठ से खून निकल रहा था। मुझे दर्द का एहसास हो रहा था। मैं इधर उधर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन कमरे से बाहर कैसे जाता? मैं उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो दरवाज़ा बंद हो चुका था। मैंने अपने कंधे के ज़ोर से उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भारी दरवाज़ा हिला तक नहीं। वो कांच की खिड़की मैंने तोड़ने की कोशिश की। एक भारी बर्तन मैंने उठा के उस खिड़की पर मारा, लेकिन वो कैसा कांच था?
वो टूट ही नहीं रहा था। मैंने पूरी कोशिश कर ली उस कांच को तोड़ने की, वो टूट नहीं रहा था। भारी पत्थर मार लिया मैंने, बर्तन मार लिया मैंने, हर चीज मार कर देख ली, लेकिन वो कांच टूट नहीं रहा था, ना वो खिड़की खुलने का नाम ले रही थी। अब मुझे अपने बेड के नीचे से आवाजें सुनाई देना शुरू हो गई। ये लोगों के चीखने की आवाज थी, जैसे बेड के नीचे बहुत सारे लोग छिपे हों। मैंने नीचे झुककर देखने की कोशिश की, मुझे लाल लाल आंखें नजर आईं। मेरे कमरे के अंदर कई काले रंग के साए घूम रहे थे। मेरे शरीर पर खरोंच के निशान बन रहे थे और वो दर्द असहनीय था। लेकिन थोड़ी देर बाद वो निशान जैसे गायब हो जाते। मैं पीठ पर हाथ लगाकर देख रहा था। हर निशान जो खरोंचने से बना था वो जैसे खुद ब खुद ठीक हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी यहां पर हो क्या रहा है। क्या ये कोई सपना है या सच्चाई? क्या ये असलियत है या कोई भ्रम? मैं जानना चाहता था। यहां कमरे से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता जा रहा था और अंदर मेरी जिंदगी दांव पर लगी थी। वो काले साए। थोड़ी देर बाद मुझे अजीब अजीब शैतान नजर आने लगे जो कांच की उस खिड़की पर नजर आते। बाहर से वो जैसे दीवार को आर पार करते हुए अंदर आ जाते और मुझे गले से पकड़ लेते। वो मेरा गला दबाने की कोशिश करते। थोड़ी देर के लिए मेरी सांस रुक जाती, मैं मरने की कगार तक पहुंच जाता, वो मुझे छोड़ देते। वो रात मेरे लिए डरावनी रात थी। हर तरह का शैतान मेरे कमरे के अंदर आ रहा था। वो मुझे नुकसान पहुंचा रहा था, दर्द पहुंचा रहा था। मैं चीख रहा था, मैं लोगों से बचने की गुहार कर रहा था, कोई तो मुझे बचाए। मैंने बाहर देखा, वो आदमी जिसने मेरी इंटरव्यू ली थी, वो यहाँ का मालिक है। वो खिड़की के बाहर चलकर जा रहा था। मैंने इधर उधर देखने की कोशिश की। मुझे एक टॉर्च मिली। मैं टॉर्च से उसकी तरफ रोशनी मारने लगा। मैं चीख रहा था, उसकी आवाज़ शायद बाहर नहीं पहुंच रही थी, लेकिन उस टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी और उसने मेरी तरफ देख लिया। मुझे मन में खुशी होने लगी, आखिर कोई तो है जिसने मुझे देखा। वो भागता हुआ खिड़की के पास आ गया। मैं इशारों में कहने लगा, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर शैतान है, बचाओ बचाओ। उसे मेरी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो कहने लगा, डरो मत, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें आदत हो जाएगी। उसके इस शब्द ने मुझे डरा सा दिया। मैंने उससे कहा, नहीं, मुझे यहाँ पर कैद नहीं रहना है, मुझे बाहर निकालो, ये शैतान मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद उस आदमी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। वो साधारण इंसान नहीं था, उसके शरीर का रंग बदलने लगा। वो लाल रंग का शैतान बन गया जिसके सर से आग निकल रही थी। उसका पूरा शरीर लाल रंग का था और सफ़ेद रंग की आंखें। उसका आकार बड़ा हो चुका था। उसके शरीर से थोड़ी थोड़ी भाप निकल रही थी, जैसे नमी गर्म होने पर भाप बन जाती है। वो मुझे जवाब दे रहा था। उसने कहा, तुम्हें मैंने कहा था किसी को बाहर मत जाने देना। ये रूल सबके लिए होता है। तुम भी किसी को बाहर नहीं जाने दे सकते और तुम्हें भी कोई बाहर नहीं जाने दे सकता। यहाँ पर ऐसा ही होता है। मैंने उससे कहा, नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे बाहर जाना है। इसके बाद उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है, तुम नौकरी के लिए यहाँ पर आए हो? तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया है जैसे हर किसी अपराधी को बुलाया जाता है। इसके बाद मैं चुप सा हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस शैतान को सब कुछ पता हो। उस शैतान ने बोलना शुरू किया और उसके शब्द मुझे चीरते जा रहे थे। उसने कहा, यहाँ हर अपराधी इसी तरह से आता है, जो दुनिया से बच जाता है, जो छिपा रहता है, लेकिन वो दरिंदा यहाँ पर भेजा ज़रूर जाता है। इसे नर्क का भाग कह सकते हो। मैं यहाँ का रखवाला शैतान हूँ। तुम्हें सज़ा देने के लिए आया हूँ। तुम उस दुनिया को छोड़कर यहाँ पर आ चुके हो और तुम्हें सज़ा मिलेगी। इन इमारतों के ये कमरे ऐसे ही अपराधी दरिंदों के लिए बने हुए हैं।
जिन्हें नर्क की सज़ा मिलती है वो यहीं इन कमरों में आते हैं सज़ा को काटने के लिए, जैसे तुम आए हो। मैं रो रहा था। मैं जानता था वो सब जानता है। उसने बोलना शुरू किया। तुम उस रात उस लड़की को छोड़ भी सकते थे। तुम भले ही इंसानों की अदालत से बच गए, तुम्हें कोई सज़ा नहीं हुई, तुम वहां से बच निकले, लेकिन सच्चाई छिपाई नहीं जा सकती। तुमने उस लड़की को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि स्कूल में उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, और इस अंधेरे में जब तुमने उसे देखा तो तुम्हारे मन में वो गुस्सा भर आया। अंधेरे को देखकर तुमने बड़ी दरिंदगी भरे तरीके से उसे मार दिया, उसकी सांस रोककर, गला घोंटकर। फिर भी अदालत से तुम बच गए, लेकिन नर्क की सजा से तुम नहीं बचोगे। मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे। वो सच्चाई जानता था। मैं झूठ बोल बोल कर थक गया था, इसीलिए मैंने दिल्ली को छोड़ा था। मुझे सजा नहीं मिली थी, लेकिन लोगों को शक था मैंने ही उसे मारा होगा। जो मुझे जानते थे वो मेरे स्वभाव को भी जानते थे। मुझे कितना गुस्सा आता था, मैं गुस्से में कुछ भी कर सकता था। पिछले कई केस मुझ पर इसीलिए तो चलाए गए थे। उस दिन उस लड़की को मैंने मार दिया था, लेकिन अदालत से मैं बच निकला। शायद उन सबूतों को बदलना मेरे लिए अच्छा रहा। भले ही इंसानों की अदालत से मैं बच गया, लेकिन ये शैतान मुझे इस कमरे में बंद कर चुका है। मुझे सजा मिलेगी। मैं यहां इस कमरे में दफन हो जाऊंगा जब तक मेरी सजा पूरी नहीं होती। यहां धीरे धीरे शैतानों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहां क्या क्या सजा मिलती है मैं बयान नहीं कर सकता। मैं बस इतना बता सकता हूं, जो भी अपराधी होता है, भले ही वो इंसानों की अदालत से बच जाए, शैतानों की अदालत से नहीं बच सकता।